नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ नंबर 6 स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए ना, तो ये नोटिस हमने रिसिप्ट पेमेंट का क्वेश्चन किया या इनकम एक्सपेंडिचर, तो उसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, व्हाट टू डू, जितना बिजनेस से रिलेटेड इनकम है माइनस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस, जितना प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है माइनस प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंस, एज सिंपल एज दैट। अभी P&L का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा फॉर्मेट आपका चेंज होगा, अभी ध्यान से दिखना। Z owns a factory at Jaipur. Following is the profit and loss account prepared by him for accounting year 2019-20, जो हमारा प्रीवियस ईयर है। GST incurred, पहला टर्म क्या दिया स्टूडेंट्स, incurred। incurred का मतलब क्या होता है, पेड नहीं होता है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज incurred मीन्स। अभी आपको जैसा मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। कॉलेज का आपने फॉर्म भरा, ओके फॉर्म जब भर दे तो आपका देन दे विल इन्फॉर्म यू कि इतना फीस होता है, बट आपका एडमिशन हो जाएगा जब कंफर्म हो जाएगा, देन दे आस्क यू टू पे द फीस, है ना। तो जिस दिन एडमिशन कंफर्म हो गया उस दिन फीस इज इनकर्ड, आपने पे नहीं किया। अगेन आई रिपीट, कॉलेज का फॉर्म भरा आपने, फॉर्म सबमिट किया, देन वो मेरिट लिस्ट वगैरह कॉलेज का है ना, वो आपका बोर्ड पे आता है, तो आप चेक करते हो लिस्ट में आपका नंबर, फॉर्म नंबर है कि नहीं, आपका नाम है कि नहीं। सो अगर उस पर नाम है लिस्ट पे, तो व्हाट यू से, एडमिशन इज कंफर्म, और एडमिशन कंफर्म हो गया तो आपको फीस पे करनी पड़ जाएगी। तो जिस दिन एडमिशन कंफर्म हुआ तो यू कैन से फीस इज इनकर्ड, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई फीस पे करने की। अब जिस दिन आप पे करोगे, कॉलेज आपको बताएगा कि विद इन 3 days 4 days ये ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट तक आके पे करो। आगे सुन में, सो इनकर्ड डजंट मीन्स कि आपने पे कर दिया। इनकर्ड मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, आपको पे करना है, आपने किया नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इनकर्ड। तो यू कैन से पेएबल कह सकते हो उसको स्टूडेंट्स, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, बोनस, कमीशन, डेप्रिसिएशन, अब ये क्या लिखा है, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। स्टूडेंट्स P&L है ना, P&L में डोनेशन लिखना क्या बिजनेस से रिलेटेड है? नो स्टूडेंट्स, डोनेशन इज समथिंग पर्सनल ना, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, क्या मदद करने के लिए बिजनेस होना जरूरी है क्या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट डोंट फील बैड, आप भी एज अ स्टूडेंट आप अगर पॉकेट मनी थोड़ा सेव करते हो, आप किसी की मदद करना चाहते हो, उसमें से कर सकते हो ना। तो नॉट नेसेसरी मदद करने के लिए, डोनेशन मीन्स इट्स लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग, किसी की मदद करना, हेल्प करना, है ना स्टूडेंट्स। सो हेल्प करने के लिए बिजनेस होना जरूरी नहीं है, प्रोफेशन होना ज़रूरी नहीं है, कोई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास कैश है, थोड़ा बहुत जो भी है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो करो। सो डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस स्टूडेंट्स, इट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, ध्यान रखना। ये पर्सनल माना जाएगा, आपका ड्राइंग्स माना जाएगा। नेक्स्ट क्या टर्म यूज किया, एम्बेजलमेंट। एम्बेजल मतलब क्या, घपला करना। कोई एम्प्लॉय ने आपके शॉप में, अगर आपका शॉप है तो कुछ कैश वगैरह निकाल लिया, दैट इज एम्बेजलमेंट, काइंड ऑफ थेफ्ट, कुछ घपला किया उसने, ओके बुक्स या अकाउंटिंग बुक्स में कुछ उसने हेर फेर किया, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, एम्बेजलमेंट। जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंस, डिस्काउंट टू रिटेलर, सन्ड्री एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या दिया है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद द चैप्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अब इसमें हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया। चलो देखते हैं अभी कैसा सॉल्व करेंगे, नो नीड टू वरी। GST पेड, अभी पेड बोल रहा, ऊपर इनकर्ड बोला था, अभी पेड कह रहा है। GST पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 4000, टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 16000, ऊपर बोनस था ना ये 16, टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर 16000, डेबिटेड इन बुक्स, डेबिटेड है ना, ऑलरेडी डेबिटेड है, कोई नई बात नहीं बोल रहा है वो। टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर 16000 डेबिटेड इन बुक्स, and rupees 8000 provided for in preceding year but paid in the current year। चलो ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 है क्या 5,000? ऑफिस एक्सपेंस कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये ऑफिस एक्सपेंस टोटल, ये गलती से स्टूडेंट्स, इट शुड बी, मैं कैंसिल कर दें, 5,000 होना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंस टोटल इट सेल्फ इज, ये गलती से स्टूडेंट्स कंसिडर्ड ओनली 5,000, ये एक जीरो नहीं है, प्लीज़ एक कैंसिल कर लिया मैंने जीरो। ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड्स 5,000 पेड एज ब्राइब। तो स्टूडेंट्स मैं ऑफिस एक्सपेंस पे मार्क कर दूं, अच्छा रहेगा, आपको ऐसे मार्क करने की आदत है ना। तो GST का एक एडजस्टमेंट, बोनस का एक एडजस्टमेंट एंड ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 10,000 बीन म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जनरल एक्सपेंस का है, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस ये रहा, इसके अंदर कुछ हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है। एंड मेडिक्लेम प्रीमियम 5000 पेड, और इसके अंदर मेडिक्लेम प्रीमियम भी है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स कहा था मैंने। ही पेड 15,000 टुवर्ड्स PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 80C में आता है, एंड ट्यूशन फीस फॉर हिज सन 10,000, ये भी 80C में आता है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अगेन स्टूडेंट्स, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब वही टैक्सेबल इनकम, दैट मीन्स ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आ जाते हैं, पहला कॉलम बना लेते हैं,
देवास टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ओके, एंड देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, उसको कहा जाता है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। Never forget to write the name Mr. Z, previous year, assessment year, legal status, residential status, computation of tax, total income they have said. Okay, start करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखो सैलरी तो नहीं है, सी नाउ दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इनकम की बात हो रही है तो क्रेडिट साइड देखो, एंड एक्सपेंस की बात हो रही है तो डेबिट साइड। सिंपल अकाउंटिंग ना स्टूडेंट्स, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो कोई सैलरी इनकम है क्या क्रेडिट में? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ना, तो आई विल स्टार्ट विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सिंपल रीजन सीक्वेंस में पहला क्या आता है? सैलरी, सैलरी के बाद सेकंड नंबर हाउस प्रॉपर्टी का होता है, तो दैट इज द रीजन नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, so we are starting with income from हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, वो हाउस प्रॉपर्टी में देखो हम लोग ऐसा लिखते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, ऐसा कोई डिटेल्स नहीं दिया है, सो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट रिकॉर्ड दैट। अगर नहीं है ना डिटेल स्टूडेंट्स तो नहीं लिखने का, एग्जाम में टाइम बचाओ, टाइम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है। ओके, सो दे हैव नॉट गिवन, दे हैव गिवन डायरेक्टली गिवन अस रेंट, तो स्टूडेंट्स मैं वो रेंट ही लिख लेता हूँ जितना मुझे रेंट दिया है। कितना है वो रेंट दिया है? देखो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम 50,000, दैट इज द रेंट इटसेल्फ दे हैव गिवन अस। चलो वो रेंट में डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। दे हैव नॉट गिवन फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, उसके लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। सो दिस इज 50,000। फिर उसमें से हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, तो म्यूनिसिपल टैक्स देखो था स्टूडेंट, देखो एडजस्टमेंट में कहीं मेंशन किया था, हमने पढ़ा था ना। जनरल एक्सपेंस, एडजस्टमेंट नंबर 3, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 10,000 बीइंग म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स म्यूनिसिपल टैक्स है ना, तो आपको माइनस करने मिलेगा 10,000, वो जनरल एक्सपेंस में लिखा हुआ है आपके P&L के जनरल एक्सपेंस में। तो 50 माइनस 10 करते हैं तो वी गॉट 40,000। इसको हम लोग लिखते थे नेट एनुअल वैल्यू, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू ट्राई टू रिकलेक्ट। फिर इसमें से हमको डिडक्शन मिलता था सेक्शन 24 में, 2 डिडक्शन, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद आया स्टूडेंट्स कितना? 30%। 30% किसका? 40,000 NAV का, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 12,000। एंड देन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन या इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स, रिकंस्ट्रक्शन, वो कुछ नहीं दिया आपको स्टूडेंट्स, सो डोंट वेस्ट टाइम, नहीं है वो, हमने पूरा P&L पढ़ लिया। 40 माइनस 12, आउटर कॉलम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज 28। वंस अगेन कहीं भी देखो, कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स, कंस्ट्रक्शन कहीं मेंशन नहीं किया है, सो वी कैन मेक एन अजम्पशन फॉर दैट, नहीं है तो नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिया था, उसका कैलकुलेशन मैंने कर लिया। तो पहला आता है सैलरी, देयर इज नो सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी था लिख लिया। नेक्स्ट कम्स बिजनेस प्रोफेशन, सो P&L अकाउंट इटसेल्फ इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। P&L दिया है ना स्टूडेंट्स, तो अभी देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे कैलकुलेट करने का, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्टूडेंट्स फॉर्मेट चेंज होगा, अब तक जो हम फॉर्मेट बनाते थे ना इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का, एकदम अलग फॉर्मेट बनाएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम, मैंने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स उसका फॉर्मेट बताया था, बट 1 सेकेंड आप ध्यान से देखना, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अब स्टूडेंट्स रिसिप्ट पेमेंट नहीं है, दे हैव गिवन अस P&L अकाउंट, तो ऐसे स्टार्ट करने का, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट P&L में दिया है वो कॉपी कर लेते हैं, चलो पहला वो कॉपी कर लें। देखो स्टूडेंट्स लास्ट में दिया है नेट प्रॉफिट 23,000, तो फर्स्ट विल कॉपी दैट, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ऑलवेज वेन एवर दे गिव अस नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, तो ये फॉर्मेट फॉलो करना। फिर देन ऐड, फिर हम लोग लिखते हैं ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, इंपॉर्टेंट टर्म। डिसअलाउड का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, वो यहाँ पे लिस्ट करो, उसको ऐड बैक करो, यहाँ पे रिकॉर्ड करो, दैट इज द मीनिंग। ओके, तो स्टार्ट स्टूडेंट्स, एक्सपेंस का ना, तो एक्सपेंस का मतलब डेबिट साइड होता है ना, डेबिट साइड होता है ना स्टूडेंट्स एक्सपेंस मतलब, तो GST इनकर्ड स्टूडेंट्स, सेक्शन 43B याद है,
कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं अगर वो आउटस्टैंडिंग रहे तो आप माइनस नहीं कर सकते, पीएनएल में लिख नहीं सकते। अगर आपने पीएनएल में लिखा तो डिसअलाउड हो जाएगा, सेक्शन 43B। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया भी था उसके लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट जीएसटी इनकर्ड, इनकर्ड मतलब पेएबल, आपने पे तो नहीं किया। देखो सेक्शन 43B में द वेरी फर्स्ट आइटम, एनी टैक्स ड्यूटी सेस पेएबल अंडर एनी लॉ, ऐसा ही है ना पहला एक्सपेंस। तो जीएसटी इज पेएबल अंडर सम लॉ ना, जीएसटी एक्ट में आता है ये स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फॉर दैट रीजन ये इनकर्ड लिखा है, आपने एक्चुअली पे नहीं किया है, तो ये 20 था, उसका एडजस्टमेंट है, नो नीड टू वरी, आगे पढ़ेंगे, घबराओ मत। बट अभी जो है 20,000 में डिसअलाउड कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि आपने पे नहीं किया है, वहाँ पे क्या लिखा है? इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब पे नहीं, इनकर्ड का मतलब होता है पेएबल। तो स्टूडेंट्स जीएसटी इनकर्ड नहीं चलेगा, आपने पे कितना किया है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी इनकर्ड कितना है पीएनएल में? 20,000। देयर इज एन एडजस्टमेंट, नो डाउट, वो पढ़ेंगे हम लोग, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो बिजनेस से रिलेटेड होता है ना। वी आर फाइंडिंग दोज एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो एडवर्टाइजिंग तो बिजनेस से रिलेटेड होता है। बोनस, हाँ बिजनेस से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव बोनस टू एम्प्लॉइज ऑन स्पेशल ओकेजन, दिवाली, जो भी फेस्टिवल वगैरह पे बोनस दिया जाता है। बट स्टूडेंट्स ये भी सेक्शन 43B में आता है, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो इट इज डिसअलाउड। देखो इसका एडजस्टमेंट पढ़ो क्या कहता है। टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर 16,000 डेबिटेड इन बुक्स, तो मतलब ये पेड है ना, पेड है तो अच्छी बात है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग नहीं है तो ये अलाउड रहेगा। 7 एक्सपेंस मैंने सेक्शन 43B में लिखाए थे स्टूडेंट्स कि इफ दो 7 एक्सपेंस आर आउटस्टैंडिंग दे आर डिसअलाउड। डिसअलाउड मतलब उसको ऐड बैक करने का, मैंने डिसअलाउड का मीनिंग यही बताया था ना, ऐड बैक टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी मैं वही, ये स्टेप में वही तो कर रहा हूँ, आई एम एडिंग बैक ना, ऐड एक्सपेंस डिसअलाउड। सो बोनस दिया है, they have given us bonus, but later on in adjustment they have clearly said bonus paid during the year 16 which was debited in books, तो 16,000 paid है, outstanding नहीं है, तो अच्छी बात है, it will be allowed. Commission, is it related to business? Yes. Depreciation related to business? Yes. Donation to National Defense Fund? No students, मैंने explain किया था ना, donation करने के लिए business होना जरूरी नहीं है, student भी donate कर सकते हैं किसी को भी। हाँ, इसका आपको ना डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80G में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्यों डिस्कस करना। बट यहाँ पे डिसअलाउड रहेगा। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड कितना है? 10,000। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 10,000। ओके, नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, क्या है? एम्बेजलमेंट बाय, एम्बेजल मतलब घपला किया उसने, तो स्टूडेंट बिजनेस घपला हुआ तो आपको नुकसान होगा ना, सो इट्स रिलेटेड टू योर बिजनेस, सो अलाउड चलेगा। जनरल एक्सपेंस, इसका 2 एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 10,000 बीन म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लियरली क्या मेंशन किया? इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो, म्यूनिसिपल टैक्स किससे रिलेटेड है? हाउस प्रॉपर्टी से, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। नॉट रिलेटेड टू बिजनेस मतलब एक्सपेंस डिसअलाउड, वही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सपेंस डिसअलाउड का मतलब मैंने क्या बताया? एक्सपेंस विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, उसको हम लोग डिसअलाउड कहते हैं यहाँ पे। तो क्या आया? जनरल एक्सपेंस, बट उसमें उसका नाम क्या दिया है? म्यूनिसिपल टैक्स। इट इज रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। और देखो मैंने ऊपर हाउस प्रॉपर्टी में माइनस भी किया, वो 10,000 यहाँ पे, तो इट वॉज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो बिजनेस में डिसअलाउड हो जाएगा, बट यू कैन सबट्रैक्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी डन। चलो, और जनरल एक्सपेंस में क्या था? जनरल एक्सपेंस इंक्लूड्स 10,000 बीन म्यूनिसिपल टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड मेडिक्लेम प्रीमियम 5,000। स्टूडेंट्स मेडिक्लेम प्रीमियम 80D में आता है, इट इज नॉट योर बिजनेस एक्सपेंस, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। मेडिक्लेम प्रीमियम इज कवर्ड अंडर 80D, तो स्टूडेंट्स वो आपका पर्सनल खर्चा हो गया ना, आप अपने लिए मेडिक्लेम प्रीमियम पे कर रहे हो, तो इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी हुआ। मेडिक्लेम प्रीमियम 5,000, बट 80D में उसका डिडक्शन मिलेगा, नो नीड टू वरी, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। मेडिक्लेम मतलब पर्सनल हुआ, बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पर्सनल होता है। फायर इंश्योरेंस लिखा होगा तो वो बिजनेस से रिलेटेड है। फायर इंश्योरेंस क्यों लेते हो? गोडाउन के लिए लेते हो, शॉप के लिए लेते हो ना। लाइफ इंश्योरेंस मेडिक्लेम क्यों लेते हो? खुद के लिए लेते हो, पर्सनल के लिए स्टूडेंट्स, गोडाउन शॉप के लिए नहीं लिया जाता, ठीक है। सो दिस इज पर्सनल एक्सपेंस, डिसअलाउड। नेक्स्ट क्या है? सैलरी टू स्टाफ। स्टूडेंट्स को उसका एडजस्टमेंट था कुछ, हाँ यहाँ पे नहीं, कुछ मार्क नहीं। सैलरी टू स्टाफ इज ओके, रिलेटेड टू बिजनेस। ऑफिस एक्सपेंस मैंने कुछ मार्क किया, देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड्स 5,000 पेड एज ब्राइब। ब्राइब इलीगल एक्सपेंस होता है ना स्टूडेंट्स, और पहली बात ब्राइब पे करने के बाद कोई पीएनएल में बताता थोड़ी है स्टूडेंट्स, ओके। सो ऑफिस एक्सपेंस
क्योंकि वो ब्राइब है, ब्राइब इलीगल एक्सपेंस होता है ना। आप किसी को रिश्वत दोगे तो क्या पीएनएल में बताओगे कि मैंने ब्राइब दिया है स्टूडेंट्स? नो वे। सो दैट इज डिसअलाउड बिकॉज इट इज इलीगल। डिस्काउंट टू रिटेलर बिजनेस से रिलेटेड होता है, आपको डिस्काउंट देना पड़ता है बिजनेस में स्टूडेंट्स, ऑफ सीजन में प्रोडक्ट बेचने के लिए। सन्ड्री एक्सपेंस, इसके बारे में कुछ कहा नहीं है तो रिलेटेड टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स वी हैव डन अप टिल ईयर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं इसके बाद, ये सबका टोटल आउटर कॉलम में 20, अभी एडजस्टमेंट एक दो बाकी है, नो नीड टू वरी। 20 जीएसटी का एडजस्टमेंट बाकी है, 10 10 5 एंड अगेन 5। स्टूडेंट्स ये एक्सपेंस डिसअलाउड का टोटल कम्स टू 50,000, ये हो गया 50,000, ये सबका टोटल है, दिस टोटल अप टिल ईयर। सो एक्सपेंस डिसअलाउड का सिंपल मीनिंग क्या, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस वो सब ऐड बैक करना है, ऐसे ध्यान रखने का। नेक्स्ट इसके बाद ये फॉर्मेट में क्या आता है, हमने नोट्स में ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा है बट एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स फॉर्मेट, व्हेन एवर दे गिव अस P&L अकाउंट। Okay, now we'll write less। फॉर्मेट में फिर हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेस इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। मैं अदर सोर्सेज नहीं कह रहा हूँ, अदर हेड्स। आपको शॉर्ट में इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब क्या, ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, दोज इनकम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस रिकॉर्ड ईयर, उसको माइनस करो। तो इनकम की बात हो रही है तो कौन सा साइड देखने का P&L का, क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस से रिलेटेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी क्या बिजनेस रिलेटेड नहीं, वो तो अलग उसका अपना हेड होता है ना स्टूडेंट्स। सो हाउस प्रॉपर्टी आई मस्ट डिडक्ट, तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना दिया था P&L में उन्होंने हमको 50,000। डायरेक्टली मैंने सेकेंड कॉलम में लिखा क्योंकि एक ही आइटम मैंने सेकेंड कॉलम में लिख दिया। सो वंस अगेन एक्सपेंस डिसअलाउड मतलब डेबिट साइड देखना, ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो सब लिखने का। ओके स्टूडेंट्स, इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स मतलब रेफर क्रेडिट साइड, इनकम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस वो लिखो। तो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो लिखा मैंने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अभी एक दो एडजस्टमेंट बाकी वो पढ़ते हैं। देखो ऑफिस एक्सपेंस डन, जनरल एक्सपेंस ये मेडिक्लेम प्रीमियम बाद में ही पेड। ये एक एडजस्टमेंट नंबर 1, जीएसटी पेड ड्यूरिंग द ईयर 4,000। अच्छा, यहाँ इनकर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, इट इज पेएबल, आपने पे नहीं किया है। तो आई सेड इट इज डिसअलाउड। डिसअलाउड क्यों, सेक्शन 43B की वजह से। आपके लिए मैं रेफरेंस के लिए वहाँ सेक्शन भी लिखता हूँ, अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। आपको क्या क्लिक होना चाहिए ना बाद में जब भी कभी भी रिविजन करोगे तो सेक्शन 43 कैपिटल B, ठीक है। ये रीजन है स्टूडेंट्स क्यों मैंने उसको डिसअलाउड किया था, बिकॉज सेक्शन 43B सेज दैट कि सर्टेन एक्सपेंसेस इफ दे आर आउटस्टैंडिंग पेएबल है तो यू कांट रिकॉर्ड इन P&L। अगर आपने रिकॉर्ड किया तो डिसअलाउड हो जाएगा। हमने उसका क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो जीएसटी उसमें एक आता है, नंबर 1 वही है, टैक्स ड्यूटी सेज पेएबल अंडर एनी लॉ। ओके, तो मैंने 20,000 डिसअलाउ किया, यहाँ तक तो ठीक था। बट बाद में एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, जीएसटी पेड ड्यूरिंग द ईयर 4,000। पहले 20,000 आउटस्टैंडिंग का, बाद में बोल रहा है नहीं 4,000 पे कर दिया। तो स्टूडेंट्स पे कर दिया तो वो अलाउड हो जाएगा। सो आई विल राइट लेस, क्योंकि एक्सपेंस पे किया ना, तो एक्सपेंस पे करोगे तो माइनस करने का ना स्टूडेंट्स, ऐड थोड़ी करेंगे। एक्सपेंस अगर डिसअलाउड होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, ये अभी हम अलाउड कर रहे हैं ना, उसने पे कर दिया। पहला डिसअलाउड था बिकॉज इट वाज आउटस्टैंडिंग, बट एडजस्टमेंट सेज दैट नहीं, 20 में से 4,000 पे कर दिया, तो नाउ आई मस्ट सबट्रैक्ट लेस जीएसटी पेड। और कोई एडजस्टमेंट बचा, बोनस, टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर 16,000 इज डेबिटेड टू P&L। तो ये तो अलाउड है, बट आगे देखो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे क्या मेंशन किया है, ₹8,000 प्रोवाइडेड इन प्रीसीडिंग ईयर बट पेड इन करंट ईयर। प्रीसीडिंग ईयर में ना ये 8,000 रुपया प्रोवाइडेड था, प्रोवाइडेड मतलब आउटस्टैंडिंग था। मेरा सिंपल से क्वेश्चन सुनो फिर बाद में आंसर सोचना आप स्टूडेंट्स। बोनस सेक्शन 43B में आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियसली आता है, अगर आपको याद हो तो। बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज, बोनस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 43B। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ। बोनस वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में, पास्ट ईयर में ये प्रोवाइडेड था
है ना, प्रोवाइडेड टर्म यूज़ किया है ना। प्रोवाइडेड का मतलब आप आउटस्टैंडिंग समझ सकते हो। तो बोनस सेक्शन 43B में आता है। अगर सेक्शन 43B अप्लाई करते हो और बोनस आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर में, तो क्या लास्ट ईयर में आपने इसको अलाउ किया होगा कि डिसअलाउ किया होगा? अगेन आई रिपीट, बोनस सेक्शन 43B में आता है। 7 एक्सपेंस में सेकेंड एक्सपेंस हमने यही लिखा था, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज। ओके, सो बोनस आपका 43B में आता है। व्हाट 43B सेज कि अगर आपका ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, प्लीज डोंट रिकॉर्ड इन P&L। रिकॉर्ड करोगे तो हम डिसअलाउ कर देंगे। ओके, तो ये बोनस था ना, लास्ट ईयर क्या था? प्रोवाइडेड था। प्रोवाइडेड मीन्स आउटस्टैंडिंग। तो जब ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ये अलाउड हुआ होगा कि डिसअलाउड? ऑब्वियसली लास्ट ईयर तो डिसअलाउड हुआ होगा ये, मतलब आपको P&L में लिखने नहीं मिला, मिला भी होगा तो उसने डिसअलाउ कर दिया आपको। बट अब क्या बोल रहा है, करंट ईयर में आके देखो, यहाँ बोल रहा है बट पेड इन करंट ईयर। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, बट अभी करंट ईयर में आपने क्या किया? करंट ईयर में पे कर दिया, करंट ईयर पेड। तो अब अलाउड हुआ कि डिसअलाउड? अब अलाउड हो जाएगा स्टूडेंट्स। सेक्शन 43B क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग है तो डिसअलाउड, और अगर पे कर दोगे तो अलाउड। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग होता था तो नहीं हमने किया। हाँ, जैसे जैसे आपने वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, याद आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 विद इट। ओके, तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो इट इज डिसअलाउड। तो पास्ट ईयर में इट वाज डिसअलाउड बट यू पेड इन द करंट ईयर, तो करंट ईयर में अलाउड हो जाएगा। और मैंने वहां बताया भी था व्हेन वी डिड क्वेश्चन नंबर 2 कि डिसअलाउड का मतलब लाइफ टाइम डिसअलाउड नहीं हुआ, लाइफ टाइम डिसअलाउड नहीं हुआ। जिस साल पेमेंट करोगे उस साल आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यू आर पेइंग इट इन द करंट ईयर ना, करंट ईयर क्लियरली बोल रहा है करंट ईयर में पे किया, तो स्टूडेंट्स में बोनस पेड भी लिख सकता हूं। ये 16,000 से अलग है स्टूडेंट्स। ये जो 8,000 आपको दिया है वो 16 तो करेक्ट था, ये बोनस 16, बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर 16, ये करेक्ट था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये अलग से एक 8,000 है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में पे किया, तो ये आप माइनस कर सकते हो। सो एडजस्टमेंट 1 भी डिड, 2 भी हो चुका, 3 भी किया। ये नंबर 4 इसमें 80C वगैरह आएगा, वो बाद में लिखेंगे। दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स। तो स्टूडेंट्स अब प्लस माइनस कर लेते हैं, हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा 23,000, नेट प्रॉफिट एज पर P&L प्लस 50,000। ये ऐड है एक्सपेंस, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड 50,000। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस करना है, -50, -4,000, -8,000। सो स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है आपको 11,000। प्लस माइनस सब करने के बाद नेट आंसर वी गेट 11,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस। सो वेन एवर, सॉरी 11,000 है, मैंने 110 लिख दिया, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। Okay, so whenever they give us profit and loss, so net profit as per P&L, add expenses which are not related to business, less incomes which are not related to business। ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट था कि पास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, अभी आपने पे कर दिया, तो एज पर सेक्शन 43B मैंने इसको अलाउ किया, माइनस करने दिया। डिसअलाउ मतलब एक्सपेंस अगर डिसअलाउ होता है तो ऐड बैक होता है, और एक्सपेंस अगर अलाउड होता है तो माइनस। ओके, सो 11,000। सो टोटल इनकम कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स? हाउस, सॉरी गलत स्लाइड पे चला, 28,000 ये है आपका हाउस प्रॉपर्टी, प्लस 11,000 हो गया आपका ये। सो टोटल इनकम इज 39,000। तो आपका टोटल इनकम आता है स्टूडेंट्स, ग्रॉस टोटल इनकम 39,000। दिस इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। मैं स्टूडेंट्स को रब नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो इट्स अ वर्किंग नोट, आपके रेफरेंस के लिए मैं उसको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया मैंने। ओके, आप अलग पेज पे लिखना उसको। देन वी राइट लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। देखते हैं सेक्शन 80 में कुछ दिया है स्टूडेंट्स, दे हैड गिवन अस। सी यहाँ पे था एडवर्टाइजिंग कमीशन, डोनेशन, एम्बेजलमेंट, जनरल, यहाँ तो नहीं है, यहाँ था स्टूडेंट्स। ही पेड 15,000, ऊपर भी देख लेता हूँ, नंबर 1 में तो नहीं है, नो, ये तो ब्राइब था। जनरल एक्सपेंस म्यूनिसिपल, हाँ, मेडिक्लेम प्रीमियम 80D में आता है। सी स्टूडेंट्स, ही पेड 15,000 टूवर्ड्स PPF एंड ट्यूशन फीस फॉर हिज सन 10,000। ये दोनों 80C में आता है, 15 एंड 10, 15 एंड 10, 80C। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसने 15 और ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन, ट्यूशन फीस कैन बी रिकॉर्डेड फॉर 2 चिल्ड्रंस, वो 10,000 स्टूडेंट्स याद है। और 1,50,000 विच यहाँ स्पेस नहीं, इसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, और 1,50,000 विच एवर इज लेस। 15 एंड 10 इज 25,000 और 1,50,000 विच इज लेस 25,000। ये हो गया। नेक्स्ट फाइनली एक मेडिक्लेम प्रीमियम था, यहाँ मेडिक्लेम प्रीमियम 5,000 पेड, तो मेडिक्लेम प्रीमियम तो 80D में आता है।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 80D मेडिक्लेम प्रीमियम. How much he paid? 5,000. So students, total income 39 minus 30. 25 and 5 is 30 na. So final answer taxable income is 9,000. Okay, so this was the solution for this question. फर्स्ट टाइम हमने P&L वाला क्वेश्चन किया. दे हैड गिवन अस इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी, वो कैलकुलेट कर लिया, फिर P&L दिया है तो ये फॉर्मेट फॉलो करने का. ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. दिस वॉज स्टूडेंट्स, ये वर्किंग नोट था, बोनस आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्यों मैं वापस उसको माइनस कर रहा हूँ. ठीक है, दिस वॉज जस्ट ए वर्किंग नोट. दिस 3 लाइन, बोनस, बोनस, करंट ईयर, पेड, अलाउड. सो फाइनल आंसर 9,000. दैट्स ऑल. Number 7, following is a profit and loss account of Y, students, not for. Following is a profit and loss account of Y for year ended March 2020. Opening stock, purchases, wages, rent, salary to staff, motor car expense, medical expense, wealth tax, general expense, depreciation on motor car, advance income tax, fire insurance premium, स्टाफ वेलफेयर, सैलरी टू वाई. वाई मतलब प्रोप्राइटर स्टूडेंट, ध्यान रखना, सैलरी टू प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, एंड नेट प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, गिफ्ट फ्रॉम फादर, रिलेटिव से गिफ्ट मिला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार, इनकम टैक्स रीफंड, बैड डेट्स रिकवर्ड ना. बैड डेट्स रिकवर्ड होता है तो P&L के क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है स्टूडेंट्स. ओके, Y carries on his business from rented premises. मतलब जहाँ पे वो बिजनेस करता ना, that shop or that office, his workplace is on rent students. ठीक है, वो उसका मालिक नहीं है. He is not the owner for that property students. Y carries on his business from rented premises. जहाँ से वो अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, that place he has taken on rent. उसका ओनर नहीं है. Half of which is used as his residence. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैंने ऐसी एक जगह ली है ना कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरा शॉप है या ऑफिस है और उसका फर्स्ट फ्लोर जो है ना मैं वहाँ पे रहता हूँ. दैट इज़ द सिंपल मीनिंग. हाफ मतलब एनी कॉम्बिनेशन कैन बी. आधी जगह में स्टूडेंट्स मेरा शॉप है, ऑफिस है, और आधी जगह में मेरा रेसिडेंस है. बट प्लीज नोट, दिस इज रेंटेड प्रेमाइसेस. रेंटेड मतलब वाई इसका मालिक नहीं है. तो डोंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी, बिकॉज इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी का जो 3 कंडीशन था ना, उसमें एक कंडीशन क्या था, पर्सन शुड बी ओनर फॉर प्रॉपर्टी ना. वो ओनर नहीं है उसका. ठीक है, उसने कोई जगह किराए पे ली है, आधी जगह में वो अपना बिजनेस करता है, बाकी आधी जगह में वो रहता है खुद. ओके, सो इफ दे हैव गिवन अस रेंट, जैसे यहाँ पे हमको रेंट दिया है ना स्टूडेंट्स, रेंट, सो दिस रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना. तो मैंने एक मार्क कर दिया. ही बॉट अ न्यू कार ड्यूरिंग द ईयर 1 October 2019 फॉर ₹4 lakh. Use of the car is personal to the extent of 1/4. Clearly they have mentioned the term personal. 1/4 मतलब we can say 25%. So car से related जो भी expense होंगे we have to be careful. मोटर कार एक्सपेंस, देन एक और था ना, डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार. ओके, सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स. मोटर कार एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार. वाई? बिकॉज 1/4 इज पर्सनल, और कोई कार से रिलेटेड तो एक्सपेंस नहीं था. ओपनिंग WDV ऑफ द कार सोल्ड वॉज 50,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन मोटर कार इज 25%. ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार की बात कर रहा है. ओपनिंग WDV ऑफ कार सोल्ड, ये कार बेचा था ना हमने, वॉज ₹50,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन मोटर कार इज 25%. मेडिकल एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ वाई. ये मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड है. ओके, बिजनेस हैज सफर्ड ड्यू टू इलनेस. Wages includes 2,500 per month paid to his driver for 10 months. Wages includes some wages paid to driver for 10 months. And what else it includes? Bonus not yet paid to workers. एक और adjustment है wages से related. So there are 2 adjustments related to wages. Income tax refund includes 10,000 interest on refund. Okay, income tax refund credit side पे है. Next, सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स 50,000 पेड टू मिसेस वाई. मतलब ओनर की वाइफ को पे किया. नॉट एन इश्यू स्टूडेंट्स.
ओनर प्रोप्राइटर जो है ना, किसी भी रिलेटिव को अपने फर्म में जॉब दे सकता है, सैलरी पे कर सकता है, ओके, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप हिम, नॉट ऑल्सो द इनकम टैक्स स्टूडेंट्स, वो लोग मना नहीं करते हैं। बट आगे क्या लिखा है, हु इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन वाइज फर्म, यहाँ तक तो ओके, हर सर्विसेज आर वर्थ 30,000, सो विल मेक मार्क ऑन सैलरी टू स्टाफ। बाद में इसके इफेक्ट्स बाद में डिस्कस करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 20,000 पेड इन कैश, यहाँ पे है जनरल एक्सपेंस स्टूडेंट्स पेड इन कैश। Purchase includes purchase of furniture 15,000. Purchase includes purchase of furniture 15,000. Having depreciation rate of 10%. Date of acquisition is 15th October. ध्यान रखना, ये एसेट परचेज किया था 15th अक्टूबर को और कार परचेज किया था 1st October 19। कैलकुलेट बिजनेस इनकम, स्टूडेंट सिर्फ बिजनेस इनकम पूछा उन्होंने, तो हम सिर्फ बिजनेस इनकम पे ध्यान देंगे। मतलब अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, तो उसको इग्नोर कर देना, कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन बिजनेस इनकम। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। यू हैव टू राइट हिज नेम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, कभी मत भूलना स्टूडेंट्स। अगर कैलकुलेटिंग ओनली बिजनेस इनकम तो 2 कॉलम्स अमाउंट के ओके हो जाएंगे हमारे लिए, दिस 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट स्टूडेंट्स। So we are calculating income from business. So students, income from business है and they have given us profit and loss account है, ध्यान रखना, receipt payment नहीं है, profit and loss account है। So we start with income from business. Profit gains of business and profession, मैं short में लिख रहा हूँ income from business, ठीक है। Students, whenever they give us profit and loss account, starting point is net profit as per profit and loss account. तो net profit पहले देख लो, how much it is? Net profit 3,30,000, 330. Okay, so we'll record, sorry, 3,30,000 outer column directly. 330000, 3,30,000. Now students, then whenever students they have given us net profit, so we start with add expenses disallowed. So expenses disallowed का simple meaning क्या होता है students? रेफर डेबिट साइड ऑफ P&L, P&L का डेबिट साइड देखो, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो इग्नोर कर दो, नो इफेक्ट। इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस देन विल ऐड बैक, दैट इज द सिंपल मीनिंग एक्सपेंस डिसअलाउड। सो ओपनिंग स्टॉक तो बिजनेस से रिलेटेड होता है एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी ध्यान देना है स्टूडेंट, बट आई हैव ऑलरेडी पुट मार्क्स कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है। परचेज ऑल्दो इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, नो डाउट अबाउट दैट, बट देयर इज एन एडजस्टमेंट नंबर 8। परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ फर्नीचर 15,000। स्टूडेंट्स, इन ट्रेडिंग P&L अकाउंट वी राइट परचेज ऑफ गुड्स ना, ये तो परचेज ऑफ फर्नीचर है। सो फर्नीचर इज व्हाट? फिक्स्ड एसेट। तो अगर ये फिक्स्ड एसेट है ना स्टूडेंट्स, तो फिक्स एसेट तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। हाउ कैन यू रिकॉर्ड इन P&L अकाउंट? तो आपने गलती की तो गलती सुधारनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स सी, देयर आर सर्टेन रूल्स कन्वेंशंस ऑफ आवर अकाउंट्स, दैट सेम रूल्स कन्वेंशंस आर एप्लीकेबल अंडर इनकम टैक्स ऑल्सो। जैसे हम अकाउंट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, तो इनकम टैक्स में भी वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो विल राइट परचेज ऑफ फर्नीचर। हाँ, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा नो डाउट, बट वो डेप्रिसिएशन हम लोग बाद में कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। परचेज ऑफ फर्नीचर दे हैव सेड 5,000, सो इनर कॉलम में मैंने लिखा 5, बिकॉज रीजन क्या है आपके रेफरेंस के लिए, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखो, व्हाई यू आर रिकॉर्डिंग इन P&L। चलो ये हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
वेजेस, वेजेस इज रिलेटेड टू बिजनेस, है ना, आपको वर्कर्स होते हैं आपकी फैक्ट्री में, वेजेस पे करना होता है, ओके, बट देर आर टू एडजस्टमेंट्स, तो पढ़ लेते हैं. वेजेस इंक्लूड्स 2500 पर मंथ पेड टू हिज ड्राइवर फॉर 10 मंथ्स. स्टूडेंट्स उसके पास एक मोटर कार है, यहाँ पे लिखा भी था ही बॉट अ न्यू कार. कार इज फॉर पर्सनल टू द एक्सटेंट, यूज ऑफ कार इज पर्सनल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4, मतलब 3/4 जो यूज है वो ऑफिशियल पर्पस है, बिजनेस पर्पस है. इफ 1/4 इज पर्सनल, सो इट मीन्स 3/4 इज ऑफिशियल या बिजनेस पर्पस. अब ये ड्राइवर ऑब्वियसली वो कार के लिए होगा, तो वेजेस इंक्लूड्स 2500 पर मंथ पेड टू हिज ड्राइवर फॉर 10 मंथ्स. सो स्टूडेंट देखो इसका इफेक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, वेजेस में है ये, सो आई विल राइट वेजेस. क्यों डिसअलाउड कर रहे हैं कि 2500 पर मंथ पेड फॉर 10 मंथ्स दे हैव सेड एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4, बिकॉज दे हैव सेड ना कि कार का यूज जो है ना स्टूडेंट्स 1/4 क्या है, पर्सनल. तो कार से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, कार से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा 1/4 पर्सनल हो जाएगा. तो आप बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में हाउ कैन यू रिकॉर्ड योर पर्सनल एक्सपेंस. सो स्टूडेंट्स दैट इज द रीजन मैं ये ऐड बैक करूंगा, तो वी गेट 6250. सिंस कार का यूज 1/4 पर्सनल है, सो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार 1/4 विल बिकम पर्सनल. और पर्सनल एक्सपेंस P&L में लिखा नहीं जाता है. इन अकाउंट्स ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में जाता है स्टूडेंट्स, नॉट इन P&L. समझ में आ गया. तो इन दिस चैप्टर हमको अकाउंट्स का भी रूल्स कन्वेंशंस अगर याद रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है. ओके, बेस्ड ऑन दैट वी कैन से इट इज डिसअलाउड. तो चलो ये डिसअलाउड हो गया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेजेस का एक और एडजस्टमेंट है सेम नंबर 4 में, बोनस नॉट येट पेड. स्टूडेंट्स नॉट येट पेड का मतलब क्या होता है, नॉट येट पेड मींस आउटस्टैंडिंग. बोनस सेक्शन 43B याद आया, section 43B over there we have discussed some 7 expenses. If they are outstanding you can't record in P&L. अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो इट विल बी डिसअलाउड. तो ये बोनस अभी डिसअलाउड हो जाएगा 10,000. वाई, इट इज आउटस्टैंडिंग, नॉट येट पेड, क्लियरली उन्होंने कहा है ना, इसके लिए स्टूडेंट्स. सो अगेन वो वेजेस में है स्टूडेंट्स, वेजेस मैं वेजेस ही लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा बोनस एंड रीजन इज सेक्शन 43B. ओके, एंड अमाउंट गिवन इज 10,000. रीजन क्या, आउटस्टैंडिंग 7 एक्सपेंस अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, टैक्स, सेस, ड्यूटी पेबल टू गवर्नमेंट, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज, लीव सैलरी टू एम्प्लॉइज, contribution to staff welfare fund, interest on loan from public financial institutions, state financial corporation, state industrial investment corporation, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक अगर आपको याद हो, एंड यूज ऑफ रेलवे एसेट. ऐसे 7 एक्सपेंस इफ दे आर आउटस्टैंडिंग प्लीज डोंट रिकॉर्ड इन P&L. अगर आपने लिखा ना तो वो डिसअलाउ होगा, बट उसमें देखो कंसेशन भी होता है कि यू मस्ट पे बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बिफोर 31 जुलाई या 30 सितंबर. अभी एडजस्टमेंट में तो ऐसा कुछ कहा नहीं है स्टूडेंट. सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग, इफ नथिंग इज स्टेटेड, व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक पे ही नहीं किया, बिकॉज द टर्म यूजेस नॉट येट पेड, मतलब जुलाई तक भी सितंबर तक भी उसने पे नहीं किया, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, सो इट विल बी डिसअलाउड, सेक्शन 43B. तो वेजेस का 2 एडजस्टमेंट था, वेजेस हो गया. रेंट, रेंट ठीक है, रेंट इज रिलेटेड टू बिजनेस. वाई स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बिजनेस जो है ना कहाँ से करता है, एक ऐसा प्रमाइसिस से जो उसने रेंट पे लिया है, तो इट इज फॉर बिजनेस पर्पस. बट आगे क्या कह दिया, हाफ ऑफ विच इज यूज एज इज रेसिडेंस. तो आधा रेंट आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि आधी जगह में आप खुद रहते हो, आधे से खाली बिजनेस कर रहे हो स्टूडेंट्स. सो रेंट हाफ ऑफ 1,20,000 इंटू 1/2, सो 60,000 विल बी डिसअलाउड, बिकॉज ये आपका रीजन क्या है, ये पर्सनल हो गया. घर का रेंट आप P&L में कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, दैट इज अ सिंपल रीजन. नेक्स्ट क्या है, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ है तो सैलरी तो पे करना पड़ेगा, इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, बट देर इज एन एडजस्टमेंट. सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स 50,000 पेड टू मिसेस वाई हु इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन वाइज फर्म. स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, आप अपने रिलेटिव को अपने फर्म में जॉब दे सकते हैं, सैलरी पे कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, नॉट इवन द इनकम टैक्स. इश्यू कब आएगा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कब राइज होगा, व्हेन यू पे देम मोर. देखो यहाँ क्या लिखा है, हर सर्विसेज आर वर्थ 30,000. हर सर्विसेज आर वर्थ का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इफ शी वर्क्स एज एन अकाउंटेंट इन सम डिफरेंट फर्म ना, तो वो फर्म उसको 30,000 देगी. दैट मीन्स हस्बैंड के फर्म से उसको 50,000 मिल रहा है, तो एक्सेस मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, तो ये गलत है. ओके, सो रिलेटिव को अपॉइंट कर सकते हो इन योर फर्म, सैलरी भी पे कर सकते हो, बट प्लीज कभी एक्सेस पेमेंट मत करना. एक्सेस पेमेंट किया तो वो डिसअलाउ हो जाता है स्टूडेंट. सो हियर विल राइट excess
सैलरी टू मिसेस वाई। एक्सेस कितना है, वी आर दैट पर्सन इज पेइंग हर 50,000 बट उसका एक्चुअल 30 होना चाहिए, सो 20,000 इज एक्सेस। सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 अगर आपको लिखना है तो लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, अब वहाँ स्पेस नहीं बचा। सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। चलो ये भी हो गया स्टूडेंट, सैलरी टू स्टाफ, एक ही एडजस्टमेंट था, डन। मोटर कार एक्सपेंस, अगर कार आप बिजनेस के लिए यूज करते हो ना तो यू कैन राइट इन P&L, इट इज अलाउड। बट यहाँ पे क्या लिखा था, 1/4 ऑफ द कार टू द एक्सटेंट, सॉरी, कार यूज यूज ऑफ कार इज पर्सनल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4, ठीक है, मतलब आप घर के लिए भी आप यूज करते हो, पर्सनल पर्पस के लिए भी कार यूज करते हो 1/4, तो 1/4 आपका पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा मोटर कार का 30,000 स्टूडेंट्स। सो विल गो टू मोटर कार का एक्सपेंस 30,000, मोटर कार एक्सपेंस 30,000 into 1/4। वाई 1/4 स्टूडेंट्स, कि 1/4 इज पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है 7,500। Once they say car so and so percentage is for personal purpose, so all expenses related to car multiply by that percentage, या जो भी देगा 1/4 का है उन्होंने, that will become personal। और personal expense कभी P&L में लिखा नहीं जाता स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में भी personal expense are treated as drawings and they are recorded under capital account स्टूडेंट्स, तो अकाउंट्स के हिसाब से भी वो रॉन्ग है स्टूडेंट्स, ओके। चलो मोटर कार एक्सपेंस हो गया। मेडिकल एक्सपेंस, अगर स्टाफ के लिए आपने मेडिकल एक्सपेंस इनकर किया तो ओके, रिलेटेड टू बिजनेस, बट एडजस्टमेंट देखो, मेडिकल एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ वाई फॉर हिज ट्रीटमेंट। वाई मतलब प्रोप्राइटर के लिए खर्चा हुआ, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रोप्राइटर ने अपने ऊपर खर्चा किया मतलब पर्सनल है, पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स कैपिटल में आता है, नॉट इन P&L। अब आगे वो बिजनेस उससे सफर हुआ नहीं हुआ ड्यू टू हिज इलनेस, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हो, खुद के ऊपर खर्चा करते हो, तो रिकॉर्डेड एज ड्राइंग्स इन कैपिटल अकाउंट, यू कैन रिकॉर्ड इन P&L एज पर अकाउंट्स ऑल्सो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में भी गलत है और अकाउंट्स के हिसाब से भी वो गलत माना जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। सो मेडिकल एक्सपेंस स्टाफ के लिए है तो ठीक है, बट प्रोप्राइटर के लिए है तो स्टूडेंट्स फिर गलत है। अच्छा वहाँ पे ऐसा कुछ 1/4 25% ऐसा कुछ बोला नहीं है स्टूडेंट, सो दैट मीन्स एंटायर अमाउंट पूरा 5,000 डिसअलाउड हो गया। चलो ठीक है, ये भी डन। अच्छा जो एडजस्टमेंट हो जाते हैं मैं मार्क कर लूँ तो अच्छा रहेगा। वेजेस वी हैव डन, सैलरी टू स्टाफ डन, मेडिकल एक्सपेंस डन, एंड रेंट वाला हो गया। कार का भी एडजस्टमेंट थोड़ा बाकी है स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज ऑल्सो ठीक है। हाँ परचेज ऑल्सो विद इट, परचेज ऑफ, बट इसका डेप्रिसिएशन बाकी है, ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट वेल्थ टैक्स है। वेल्थ टैक्स हमेशा डिसअलाउड होता है स्टूडेंट्स, प्लीज ऑल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वेल्थ टैक्स, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, आपको कभी भी दिखाई दिया ना वो डिसअलाउड ही रहेगा स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना। वेल्थ टैक्स, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स ऑलवेज डिसअलाउड। वेल्थ टैक्स, उसके बाद क्या था, वेल्थ टैक्स 2000, अच्छा 2000 तो अमाउंट लिख लूँ पहले, ओके नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स हमेशा डिसअलाउड, एंटायर अमाउंट। जनरल एक्सपेंस 50,000, ओके रिलेटेड टू बिजनेस, बट उसका एडजस्टमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 20,000 पेड इन कैश, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 अगर आपको याद हो। अगर आप कोई एक्सपेंस 10,000 से ज़्यादा कैश में पे करते हैं दैट एंटायर अमाउंट इज डिसअलाउड, तो विल राइट जनरल एक्सपेंस। आपके रेफरेंस के लिए वाई वी आर डिसअलाउइंग, बिकॉज इट इज पेड इन कैश, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3, ओके। कितना आपने कैश में पे किया, 20,000, सो इट एक्सीड्स 10,000 ना, तो पूरा एंटायर अमाउंट विल बी डिसअलाउड। ऐसा मत सोचना कि 10,000 का लिमिट है तो 10,000 इज ओके, बैलेंस 10,000 टैक्सेबल, नॉट दैट वे। 10,100 भी अगर आपने कैश में पे किया तो एंटायर अमाउंट बिकम डिसअलाउड। एक बार 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट करो तो 100% ऑफ द अमाउंट इज डिसअलाउड स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट तो जनरल एक्सपेंस का भी एक ही एडजस्टमेंट था एंड वी हैव डन दैट, सो ये भी हो गया जनरल एक्सपेंस स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। स्टूडेंट्स देखो एक कार भी परचेज किया है ना और उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन अलावेबल इज 25%। तो स्टूडेंट्स मैं बाद में नोट लिख दूंगा, अभी क्या करना है कि whenever they give us depreciation in adjustment and depreciation is given even in profit and loss account, दोनों जगह पे है, P&L में भी है
और एडजस्टमेंट भी है, तो व्हाट वी मस्ट डू, फर्स्ट पीएनएल वाला ऐड बैक कर लेने का ऑलवेज स्टूडेंट्स। आई विल राइट अ नोट लेटर ऑन व्हेन वी कंप्लीट द एंटायर सॉल्यूशन। डेप्रिसिएशन आपको दोनों जगह दिखाई दे रहा है, वेयर इन पीएनएल एज वेल एज एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट जो पीएनएल वाला है वो ऐड बैक करेंगे, और जो एडजस्टमेंट वाला है वो कैलकुलेट करेंगे, या इफ अमाउंट इज गिवन दैट अमाउंट विल सबट्रैक्ट इन द एंड स्टूडेंट्स। आई विल गिव अ नोट फॉर दैट लेटर ऑन, आई विल राइट अ नोट फॉर दैट लेटर ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो पहले मैंने ऐड बैक कर लिया, चलो ये हो गया डेप्रिसिएशन। एडवांस इनकम टैक्स हमेशा डिसअलाउड, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब हमेशा डिसअलाउड होता है। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है, वो आप पीएनएल में लिख सकते हो, बट इट शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग। सेक्शन 43B याद रखना, इट कैन नॉट बी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। तो अभी एडवांस टैक्स विल बी डिसअलाउड। इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में भी जो इनकम टैक्स। सो एडवांस टैक्स डिसअलाउड 10,000। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ओके स्टूडेंट्स, शॉप के लिए, गोडाउन के लिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस लिखा होता तो डिसअलाउड हो जाता। सो दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस। स्टाफ वेलफेयर इफ नथिंग इज सेड रिलेटेड टू बिजनेस। सैलरी टू वाई, ये बिजनेस किसका है? वाई का। वाई अपने आप को सैलरी दे रहा है स्टूडेंट। सी पार्टनरशिप फर्म में ना, पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपने बहुत किया है स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड, एसवाई, बीकॉम, ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट ईयर्स में आपने किया है। सो सैलरी टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये कंसेप्ट आपने सुना होगा। सैलरी टू प्रोप्राइटर ना, दैट्स नॉट ओके। सो सैलरी टू वाई मतलब प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर का सैलरी हमेशा डिसअलाउड। कितना था स्टूडेंट? सैलरी टू वाई 25,000, वो हमेशा डिसअलाउड रहेगा। प्रोप्राइटर अपने आप को सैलरी पे कर रहा है, नहीं चलेगा। हाँ, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी मिलता है स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऐसा कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम, पार्टनरशिप फर्म हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओके, बट दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वाई लिखा है, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 डिसअलाउड। एंड दे विल नेवर आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फर्म स्टूडेंट्स, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तब तो ठीक होता स्टूडेंट्स। बट हियर दे हैव सेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है आपने, कोई बात नहीं, चलेगा। पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, इट इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ना स्टूडेंट्स। आपने टाइम पे, ड्यू डेट पे जीएसटी पे नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी आ गई, पनिश किया गया। तो क्या पनिशमेंट का आप बेनिफिट ले सकते हो स्टूडेंट्स? नहीं ना, तो इसके लिए पेनल्टी डिसअलाउड होता है। जीएसटी पे करना एंड रिकॉर्डिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस इज ओके, चलेगा, बट उसका पेनल्टी ना स्टूडेंट्स वो डिसअलाउ होगा। सॉरी, पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी 2,000 they have given, that is disallowed। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डेबिट साइड हमारा पूरा हो गया, बट ध्यान रखना एडजस्टमेंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन बाकी है, और फर्नीचर का भी अभी डेप्रिसिएशन बाकी है। अदरवाइज हाँ, एक ये क्रेडिट साइड से रिलेटेड है। सो डेबिट साइड डन। अब स्टार्ट विथ क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड के लिए मैं क्या टर्म यूज करता हूँ। क्रेडिट साइड के लिए ना अभी से लेस, ये टोटल मैं बाद में करूंगा स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। लेस इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। मीनिंग क्या है इसका स्टूडेंट्स? सिंपल वर्ड्स में, ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, लिस्ट डाउन दोज इनकम्स। आगे समझ में, ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करना। एंड व्हेन वी से इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल, तो स्टार्ट विद क्रेडिट साइड। सेल्स बिजनेस से रिलेटेड होता है, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस से रिलेटेड होता है, गिफ्ट फ्रॉम फादर रिलेटिव से मिला ना स्टूडेंट्स, कोई बिजनेस पर्पस थोड़ी है, फादर ने गिफ्ट दिया तो इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। सो गिफ्ट फ्रॉम फादर इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो इसके लिए माइनस होगा। ठीक है, दैट इज 25,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार स्टूडेंट्स, एक मिनट पहले, अच्छा गिफ्ट फ्रॉम फादर कितना है? 25,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार 17,000 दिया है ना स्टूडेंट्स,
ओके, नाउ दिस विल बी टैक्सेबल एज योर कैपिटल गेन स्टूडेंट्स, बट हमको कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने कहा नहीं है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं उसको बिजनेस से रिलेटेड नहीं तो नहीं है पक्का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये हम जब चैप्टर करेंगे ना कैपिटल गेन, तो हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिशिएबल एसेट में, इसको कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट, कार पे आप प्रॉपर्टी पे सॉरी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है ना, सो इट इज़ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाता है। बट मोटर कार है ना, वो तो डेप्रिशिएबल एसेट है ना, इसकी वैल्यू कम होती रहती है स्टूडेंट्स। ओके, सो डेप्रिशिएबल एसेट यू आर यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस, आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया स्टूडेंट्स। तो जितना बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया ना, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन्स, बट वो चैप्टर हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, इसके लिए अभी हम उसको डिस्कस ही नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, विल डिस्कस दिस पॉइंट अंडर दैट चैप्टर। अभी ये पक्का है, दिस इज डेफिनेट, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स रीफंड। इनकम टैक्स रीफंड थोड़ी बिजनेस से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स। रीफंड आए ना, आपने एक्सेस पेमेंट किया था, वो पैसा वापस आ गया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। कॉलेज में आपने एक्सेस फीस भर दी गलती से, कॉलेज वालों ने आपको रीफंड कर दी, तो इट्स नॉट इनकम फॉर यू। हाँ, उसका इंटरेस्ट होगा तो इनकम होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड स्टूडेंट्स, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है ना, बैड डेट्स बिजनेस में ही होता है ना, डेटर ने पैसा नहीं दिया, क्रेडिट सेल था, भाग गया, वो शॉप बंद कर दिया उसने, दैट इज बैड डेट्स ना स्टूडेंट्स। बाद में उसने उसको बुरा लगा डेटर को कि मैंने गलत किया, ही केम बैक एंड ही पेड यू, सो दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। सो बिजनेस से रिलेटेड होता है, इफ नथिंग इज सेड ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो इसको माइनस मत करना। सो लेस किसको माइनस करते हैं हम, ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो हमने माइनस कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, टोटल बाद में करता हूँ स्टूडेंट। अब जो एडजस्टमेंट बाकी रह गए, देखो दो एडजस्टमेंट, एक ये डेप्रिसिएशन कार का और सेम में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये दो करना है हमको। एक इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड, बट दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, बाद में देखते हैं। दीज टू एडजस्टमेंट, ही बॉट अ न्यू कार ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 October फॉर ₹4 lakh. Use of car is personal to the extent of 1/4. Opening WDV of car sold was 50,000. Okay students, मैं depreciation calculate कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का मैंने फॉर्मेट आपको लिखाया था, ओपनिंग WDV उन्होंने खुद कहा, एक कार आपने ये साल बेची है, उसका ओपनिंग WDV 52,000 था, प्लस एसेट एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे एक्वायर्ड परचेज, एक कार आपने खरीदी है 4 लाख की, माइनस एनी एसेट सोल्ड, ट्रांसफर, डेमोलिश, डिस्ट्रॉयड, तो उसका सेलिंग प्राइस लिखा जाता है। क्या उसका सेलिंग प्राइस दिया है, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया, दे हैव गिवन ओपनिंग WDV ऑफ द कार सोल्ड इज 50,000। कितने में बेचा मुझे पता नहीं, यहाँ एडजस्टमेंट में आई डोंट नो, बट सी हियर इट इज गिवन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार 17,000, बेचने पे फायदा हुआ, ये तो पक्का है स्टूडेंट्स। फायदे कितने का हुआ, 17,000 का, दे आर सेइंग ना, हम एज्यूम थोड़ी कर रहे हैं। सो प्रॉफिट 17,000 का है। अच्छा, व्हेन आई से कि प्रॉफिट हुआ बेचने पे, तो ऑब्वियसली आपने बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। व्हेन यू सेल योर एसेट at a value more than, at a price more than book value, then only you will make a gain or profit. कॉस्ट से ज्यादा में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ना, बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा ना स्टूडेंट्स। आगे समझ में, तो यू नो द बुक वैल्यू 50,000, तो एक्चुअली आपने बेचा है ये कार को 67,000 में स्टूडेंट्स, मतलब 67,000 में बेचा, उसका बुक वैल्यू 50,000 था, तभी तो आपको 17,000 का प्रॉफिट हुआ। सो व्हाट आई हैव डन, ये प्रॉफिट है जो P&L के क्रेडिट भी दिया है, और ये इसका ओपनिंग या इसको आप बुक वैल्यू कह सकते हैं, एज पर अकाउंट्स हम लोग इसको कहते हैं बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू और प्रॉफिट को ऐड कर लो तो आपको सेलिंग प्राइस आ गया, सिंपल एकदम। ओके, तो अभी नेट आंसर फाइंड कर लेते हैं, 4 लाख प्लस 50 माइनस 67, सो नेट आंसर इज 3,83,000। ठीक है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन रेट कितना का है कार पे, 25%, बट ये कार करंट ईयर में आपने खरीदी है, उसका डेट ऑफ एक्विजिशन 1 October 19 है, तो जो एसेट आप करंट ईयर में खरीदते हैं उसका नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं, डेफिनेटली 180 डेज से ज़्यादा आएगा स्टूडेंट्स, कभी भी याद रखना। अगर 1 October से पहले खरीदोगे ना, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, सितंबर के महीने में खरीदा, अगस्त में खरीदा, जुलाई में खरीदा ना, तब तो चांसेस है डेफिनेटली कि 180 डेज से कम आएगा, बट 1 October को खरीदा, आई एम सॉरी गलत बोल दिया मैं, आई एम सॉरी, इफ़ यू परचेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अगर आपने परचेज किया तो आपका आंसर ना 180 डेज से ज़्यादा ही आना है। अक्टूबर में आएगा, 1 October में भी देखना आपको 180 डेज से ज़्यादा आएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो अक्टूबर मतलब 31,
November 30, December 31, Jan 31, Feb 29, March 31. Okay, if we purchase asset ना between April till September students, तो आपको definitely आंसर 180 डेज से ज़्यादा ही आता है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करके कभी भी देख लेना. ओके, सो सितंबर तक का अगर डेट देगा ना परचेज एक्विजिशन का डेट, तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेने का विदाउट कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज. अभी अक्टूबर में परचेज किया, चलो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, बट फिर भी वो 180 डेज से ज़्यादा ही होगा. 31, 30, again 31, 31, 29 and 31, it comes to 183 days. तो कार आपने 183 days यूज करी. ऐसा एसेट विच यू हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड यू हैव यूज इट फॉर मोर देन 180 डेज, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको 3,83,000 इंटू 25%. 180 डेज से कम यूज करोगे तो हाफ द रेट मतलब 12.5% मिलेगा. सो स्टूडेंट्स ये आंसर मल्टीप्लाई करोगे ना, 3,83,000 इंटू 25% कम्स टू 95750. बट स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 1, इफ यू रिमेंबर, इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, यहाँ पे था use of car is personal to the extent of 1/4, तो all expenses which are related to car 1/4 पर्सनल हो जाएगा. तो 1/4 भूल जाओ, आपको भूलना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. सो आंसर कम्स टू 23938. 1/4 23938, ये आपका क्या हो गया, पर्सनल, तो इसको भूलना पड़ेगा. 3/4 कितना होता है, 95. एक्चुअली मुझे डायरेक्टली 3/4 ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए था, 1/4 की तो ज़रूरत भी नहीं है. 95750 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, इट कम्स टू 71813. या तो इसको 7 कर लो या इसको 3, एक ही मीनिंग है. चलो 71813. सो दिस इज फॉर व्हाट, ऑफिशियल पर्पस हो गया. 1/4 आपका जो डोमेस्टिक पर्पस है, पर्सनल पर्पस है, भूल जाओ. ऑफिशियल पर्पस वाला हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. तो स्टूडेंट्स आई विल गो टू अवर फेयर आंसर, इसके नीचे लिखूंगा लास्ट में. Whenever they give us depreciation in P&L account as well as adjustment, पहला क्या करने का स्टूडेंट्स, P&L वाला add back करने का depreciation. Later on calculate and subtract it. 71813 ये था ना, देखो मैंने depreciation on motor कहाँ गया, depreciation motor car, sorry 8000. See I have added back, यहाँ मैंने वो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लिया था. सो इफ दे गिव अस डेप्रिसिएशन बोथ इन P&L एज वेल एज एडजस्टमेंट, तो P&L वाला पहले ऐड बैक कर लेना, फिर एडजस्टमेंट वाला कैलकुलेट करके माइनस कर लेना. सो दैट्स व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे माइनस किया. ऐसे ही एक फर्नीचर का एडजस्टमेंट है. सो नाउ वी कैन से स्टूडेंट्स ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया. ये एडजस्टमेंट 1 एंटायर, एडजस्टमेंट 2 सॉरी एंटायरली डन. ठीक है. फाइनली ये डेप्रिसिएशन. Purchase includes purchase of furniture 15,000 having depreciation rate of 10%. Date of acquisition 15th October, 15 अक्टूबर को खरीदा. तो स्टूडेंट्स नाउ आई मस्ट बी केयरफुल, 15 अक्टूबर को खरीदा तो स्टार्ट 15th October 19 से 31st March TO2 हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं. 15th October 19 टिल 31st March 20. देखो 15th October मतलब अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो 15 तारीख से 31st October काउंट द नंबर ऑफ डेज, इट विल कम टू 17. 30 डेज ऑफ नवंबर, 31 ऑफ दिसंबर, 31 ऑफ जैन, 29 ऑफ फेब एंड 31 ऑफ मार्च. तो देखो कितना डेज होता है, 17, 30, 31, again 31, 29 and 31. It comes to 169 days. तो आपने फर्नीचर 180 डेज से कम यूज़ किया ना स्टूडेंट्स. सो 180 डेज से कम यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा. फर्नीचर का कॉस्ट आपने परचेज किया 15,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% का है, बट आपको हाफ द रेट मिलेगा. तो 15,000 इंटू 5% विल बी 7,500. ठीक है. ओके. यहाँ पे था कॉस्ट 15,000, रेट 10%, बट यू हैव यूज इट फॉर लेस देन 180 डेज, तो आपको डेप्रिसिएशन हाफ द रेट पे मिलेगा. हाफ द रेट मतलब 5% पे. सो सॉरी depreciation on furniture, so we got 7,500. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सब एकदम लिख लिया, अभी सारे एडजस्टमेंट हो गए. अब जो भी टोटलिंग वगैरह है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग. दे हैड आस्क्ड ओनली बिजनेस इनकम स्टूडेंट्स, बाकी किसी चीज़ को नहीं लिखना है हमको. तो वी स्टार्ट फ्रॉम ईयर एक्सपेंस डिसअलाउड से
5000 plus 6250 plus 10,000 plus 60 plus 20 plus 7500 plus 5000 plus 2000 plus 20 plus 8, then next is 8000 के बाद क्या है 10,000, 25, again 10 and 2000. स्टूडेंट्स ये सब का टोटल होता है 190750. आउटर कॉलम में 190750. अभी ये तीनों का टोटल इनकम जो था 25,000, 17 एंड 13 ना 72,000 स्टूडेंट्स. ये तीनों का टोटल होगा 70,000. ये जो इनकम था, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, क्या इशू है. So we got 70,000. फिर डेप्रिसिएशन का टोटल कर लो, सॉरी $71813 प्लस 7,500 79313. फाइनल आंसर बिजनेस इनकम हो जाएगा स्टूडेंट सी. प्रॉफिट कितना था 3,30,000. एक्सपेंस हम लोग ऐड बैक कर रहे हैं ना, ये एक ऐड एक्सपेंस डिसअलाउ, तो एक्सपेंस का टोटल 190 प्लस 190,750. इनकम हम लोग डिडक्ट करते हैं, लेस इनकम, सो माइनस 70,000. और डेप्रिसिएशन भी हम लोग डिडक्ट करेंगे, माइनस 79313. तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर इज 3,71,437. This is what they had asked, 3,71,437. This is your business income. वो डेप्रिसिएशन का मैं नोट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स. क्या नोट था वो, इफ सॉरी इसमें तो विजिबिलिटी का इशू होगा, आई एम सॉरी. If depreciation is given in profit and loss as well as adjustment, आपको दोनों जगह दिखाई दिया था ये क्वेश्चन में, P&L में भी था and they were talking about depreciation on car in adjustment also. Then add back depreciation given in P&L, जो P&L वाला add back करना, and in the end finally मतलब लास्ट में in the end deduct depreciation as per adjustment. ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है. अच्छा पूरा ऐड बैक करना, वो पर्सनल ऑफिशियल वो सब मत दिखना. एंटायर डेप्रिसिएशन विच इज गिवन इन P&L ऐड बैक कर लो. फिर जो आपका डेप्रिसिएशन आता है एज पर एडजस्टमेंट फॉर बिजनेस पर्पस, जो बिजनेस पर्पस के लिए आए ना, ऑफिशियल पर्पस के लिए, उतना हम माइनस करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड बैक स्टूडेंट्स. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटायर मतलब जितना P&L में दिया है ना पूरा ऐड बैक करना. ऐड बैक entire depreciation given in P&L and then deduct depreciation as per adjustment for business purpose. ऐसा हमने फॉलो किया, प्लीज रिमेंबर दिस. तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, सेकेंड यहाँ पे गया और उन्होंने बिजनेस इनकम पूछा है. इसके लिए मैं वो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. यहाँ आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ. ये एडजस्टमेंट है ना, इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड, दिस इज इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेज, O/S अदर सोर्सेज, ठीक है। इसके लिए हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 का डिस्कशन ही नहीं किया, उन्होंने पूछा ही नहीं अदर सोर्सेज, दे वाज ओनली बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम पे ध्यान दो। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। ये डेप्रिसिएशन का वर्किंग किया मैंने, कार का और फर्नीचर का। कार 3/4 इज ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, फर्नीचर में ऐसा कुछ बोला नहीं पर्सनल बिजनेस, तो एंटायर अमाउंट इज बिजनेस पर्पस। एंड ये